हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में अपन पढ़ रहे थे इम्यूनिटी, दो तरह की इम्यूनिटी, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, फंक्शंस ऑफ एंटीबॉडी एंड टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। देखिए, मेन डिफरेंस है, अगर बॉडी में हमारा इम्यून सिस्टम स्वयं एंटीबॉडी जनरेट कर रहा है, चाहे वो वैक्सीनेशन के कारण से हो, चाहे वो किसी इन्फेक्शन के कारण से हो, तो वो होगी एक्टिव इम्यूनिटी। और किसी भी फॉर्म में अगर बॉडी में डायरेक्ट एंटीबॉडी इंटर हो रहे हैं, चाहे वो इंजेक्शन के थ्रू हो, चाहे प्लेसेंटा के थ्रू हो, चाहे कोलोस्ट्रम के थ्रू हो, वो क्या है? पैसिव इम्यूनिटी है। तो यहाँ पर देखिए, एक्टिव इम्यूनिटी का कारण क्या है? इट इज ड्यू टू वैक्सीनेशन और इन्फेक्शन। जैसे मम्प्स डिजीज पैरोटिड ग्लैंड का वायरल इन्फेक्शन है, जो एक बार होगा बॉडी में परमानेंट, उसके लिए इम्यूनिटी आ जाएगी। ये क्यों? ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडी। इसमें कब एक्टिव होगी? ये बॉडी में रेडीमेड एंटीबॉडी इंजेक्ट करेंगे तब, और ये वैक्सीनेशन या इन्फेक्शन के कारण से। सेकंड है एंटीबॉडीज आर जनरेटेड बाय immune system inside the body and ready-made antibodies are injected into body. Third, have slow response. लेकिन लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय तक प्रभावी। यहां पर have fast response but for short duration। यहां have few और no side effects, have लार्ज साइड इफेक्ट्स। तो यहां पर पहले अपन डिफरेंस देख लेते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी वैक्सीनेशन के कारण से या फिर इन्फेक्शन के कारण से। पैसिव इम्यूनिटी कब एक्टिव होगी? जब बॉडी के अंदर रेडीमेड एंटीबॉडी इंजेक्ट कराएंगे। यहां पर एंटीबॉडी हमारा इम्यून सिस्टम बॉडी के अंदर बना रहा है, यहां पर रेडीमेड एंटीबॉडी इंजेक्ट कराए जा रहे हैं। इसके जो रिस्पॉन्स है एक्टिव इम्यूनिटी के, वो स्लो रिस्पॉन्स है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग है। इसके रेस्पॉन्स फास्ट है पैसिव के, लेकिन बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हैं। यहाँ अगर अपन एडवर्स इफेक्ट की बात करें, साइड इफेक्ट की बात करें, तो एक्टिव इम्यूनिटी के या तो साइड इफेक्ट है ही नहीं, या बहुत कम साइड इफेक्ट हैं। यहाँ पर बहुत बड़े साइड इफेक्ट हो सकते हैं।
अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन, बीसीजी टिटनेस वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन, ये सारे क्या है? दे आर एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। इधर पैसिव की बात करें तो एंटी टिटनेस सीरम, एंटी डिप्थीरियल सीरम, आईजीजी थ्रू प्लेसेंटा, antivenom injection during the snake biting, IgA through colostrum, all they are examples of passive immunity। लेकिन यहां पर अपन देखते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी एक तो है नेचुरल, दूसरी है आर्टिफिशियल। अगर एक्टिव इम्यूनिटी है वो किसी इन्फेक्शन के कारण से है तो वो क्या है? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है। और अगर ये किसी वैक्सीनेशन के कारण है, इसका मतलब ये क्या है? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है। इसी तरह से अपन बात करें पैसिव इम्यूनिटी, तो पैसिव इम्यूनिटी में देखिए नेचुरल भी है। जैसे नेचुरल के एग्जांपल देखें अपन, आईजीजी थ्रू प्लेसेंटा, इम्यूनोग्लोबुलिन ए थ्रू colostrum, they are example of natural passive immunity। और यहां पर आर्टिफिशियल की बात करें तो देखें एंटी टिटनेस सीरम, एंटी डिप्थीरियल सीरम एंड एंटीवेनम ड्यूरिंग स्नेक बाइटिंग। तो यहाँ पर अगर अपन पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो पैसिव इम्यूनिटी में के जो नेचुरल मेथड्स हैं, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी के अलावा ये कह सकते हैं कि जो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है वो कब यूज में लेते हैं? ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ एनी सीरियस डिजीज, किसी भी सीरियस डिजीज के ट्रीटमेंट में। जैसे टिटनेस के ट्रीटमेंट में एंटी टिटनेस सीरम, डिप्थीरिया के ट्रीटमेंट में एंटी डिप्थीरियल सीरम। और अगर एक्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो एक्टिव इम्यूनिटी है वो मेनली फ्यूचर में डिजीज से बचने के लिए है, प्रोटेक्शन के लिए है। तो यहाँ पर एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव, आर्टिफिशियल एक्टिव, पैसिव में नेचुरल पैसिव और आर्टिफिशियल पैसिव, ये था इम्यूनिटी, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। उसके बाद अपन बात करते हैं वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। Vaccination and immunization. Vaccination is based on memory of
immune system. The vaccination is based on memory of immune system. What is vaccination? है क्या vaccination? The suspension of dead and weakened or inactivated pathogens or antigenic proteins which are produced by pathogens taken orally or through injection is called vaccination. तो क्या बताया अपन ने? सस्पेंशन ऑफ डेड और वीकेंड और इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस और एंटीजेनिक प्रोटीन्स which is produced by pathogens taken orally or injection is called vaccination. यानी डेड या वीक या इनएक्टिवेटेड जो पैथोजेंस हैं या फिर इनके द्वारा प्रोड्यूस की जाने वाली एंटीजेनिक प्रोटीन्स हैं, इनको मुख के थ्रू या इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में इंजेक्ट कराना क्या है? वैक्सीनेशन है. और ये अपन पहले पढ़ चुके हैं कि इट इज बेस्ड ऑन मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम. द टर्म वैक्सीनेशन was first time given by Edward Jenner, and who is known as father of vaccination or also known as father of active immunity. Next, Louis Pasteur develops the method of inactivation of पैथोजेंस. लुइस पास्टर ने पैथोजन को इनएक्टिव करने का जो मेथड डेवलप किया एंड ऑल्सो प्रिपेयर्ड वैक्सीन ऑफ एंथ्रेक्स एंड रेबीज. एंथ्रेक्स और रेबीज के वैक्सीन भी प्रिपेयर्ड किए. नेक्स्ट देखते हैं, वॉन हेरिंग इज नोन एज फादर ऑफ पैसिव इम्यूनिटी. वॉन हेरिंग को अपन पैसिव इम्यूनिटी के जनक मान सकते हैं. उन्होंने एंटी डिप्थीरियल सीरम तैयार की थी ये. अब बात करते हैं वैक्सीनेशन की. तो देखिए, जब बॉडी में वीक या डेड या इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस या फिर एंटीजेनिक प्रोटीन इंजेक्ट कराते हैं तो वैक्सीनेटेड पर्सन में क्या होगा? नंबर ऑफ antibodies against specific antigens and number of memory cells are developed. तो वैक्सीनेटेड पर्सन में एंटीबॉडीज और किसके अगेंस्ट? स्पेसिफिक पैथोजन के अगेंस्ट और बहुत सारे मेमोरी सेल्स जनरेट हो जाते हैं. अब यदि ये जो वैक्सीनेटेड पर्सन है उस वैक्सीनेटेड पर्सन में जो वैक्सीनेटेड पैथोजन ही अगर बॉडी में एंटर होता है तो क्या होगा? द मेमोरी सेल्स रैपिडली रिकॉग्नाइज द पैथोजन. फास्ट से उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं एंड द एंटीबॉडीज और आवर इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय द पैथोजन बाय फास्ट एक्शन. इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी अपन ने जिस डिजीज के लिए वैक्सीन दिया था उसके लिए बॉडी में क्या आ गई? इम्यूनिटी आ गई. तो वैक्सीनेशन से क्या होगा? इम्यूनिटी होगी. अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि टाइप्स ऑफ वैक्सीन
मेनली 3 तरह के वैक्सीन हैं, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन एंड थर्ड जनरेशन वैक्सीन्स। तो अपन बात करेंगे पहले फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन्स। First generation vaccine. The traditional vaccines such as oral polio vaccine, rabies vaccines, in which dead or weak or inactivated pathogens are injected into body through injection, they are called first generation vaccines. जैसे ओरल पोलियो वैक्सीन, बीसीजी, रेबीज एटसेट्रा। दूसरी बात करते हैं अपन सेकेंड जनरेशन वैक्सीन। द एंटीजेनिक प्रोटीन्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय पैथोजेंस आर प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी बाय यूज ऑफ माइक्रोब्स by the technique of recombinant DNA टेक्निक। अगर माइक्रोब्स के द्वारा लेबोरेटरी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर अपन एंटीजेनिक प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करते हैं और वो एंटीजेनिक प्रोटीन अपन किसी पर्सन को वैक्सीनेटेड करने के लिए काम में ले रहे हैं, तो उसको अपन कहेंगे सेकेंड जनरेशन वैक्सीन। दे आर ऑल्सो कॉल्ड डीएनए वैक्सीन। They are more effective with least side effects. The vaccine of hepatitis B is prepared in laboratory by this technique from a yeast, है ना। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन है वो लेबोरेटरी में इसी टेक्निक के द्वारा यीस्ट से प्रिपेयर किया गया है। थर्ड जनरेशन वैक्सीन देखें, अगर डायरेक्ट अपन पैथोजन इंटर करा रहे हैं फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, और पैथोजन के द्वारा प्रोड्यूस होने वाली एंटीजेनिक प्रोटीन्स जिनको अपन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रिपेयर करते हैं लेबोरेटरी में, उनको अगर बॉडी में इंजेक्ट कराते हैं सेकेंड जनरेशन वैक्सीन। और किसी भी प्रोटीन को बनाने के लिए, किसी भी प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? एक जीन। तो यदि उस पैथोजन के उस जेनेटिक मटेरियल को ही अपन ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करा दें तो क्या होगा? वो लगातार एंटीजेनिक प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, हमारा इम्यून सिस्टम कंटिन्यूसली उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा और बॉडी में परमानेंटली इम्यूनिटी आ जाएगी। इनको अपन कहेंगे थर्ड जनरेशन वैक्सीन। तो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन एंड थर्ड जनरेशन वैक्सीन। तो ये था वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। उसके बाद में इंपॉर्टेंट पार्ट है लिम्फोइड ऑर्गन्स। लिम्फोइड ऑर्गन्स they are consist with lymphoid tissues, cells, antibodies। तो यहाँ पर जो लिम्फोइड ऑर्गन्स की बात करें तो लिम्फोइड ऑर्गन्स आर ऑफ टू टाइप्स। पहले लिम्फोइड ऑर्गन क्या है? द ऑर्गन्स इन विच lymphocytes are originated, they becomes mature and where they are proliferate, these organs are called lymphoid organs। ऐसे organs जहाँ पर lymphocytes बनते हैं, मेच्योर होते हैं और जहाँ पर इनका
प्रचुरोद भवन होता है, पॉलिफ्रेट होते हैं, उन ऑर्गन्स को अपन क्या कहेंगे? लिम्फोइड ऑर्गन कहेंगे। लिम्फोइड ऑर्गन्स में देखिए, नंबर फर्स्ट है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, और दूसरे हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो पहले तो अपन इनके एग्जाम्पल देखते हैं। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में कौन? बोन मैरो एंड थाइमस। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में टॉन्सिल्स, स्प्लेन, pairs patches of small intestine, appendix, lymph nodes and mucosal associated lymphoid tissue. They are the example of सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो यहाँ पर देखें, लिम्फोइड ऑर्गन्स जहाँ पर लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेट होते हैं, मैच्योर होते हैं और प्रोलिफरेट होते हैं। अब इनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। द बोन मैरो एंड थाइमस आर एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। टॉन्सिल्स, स्प्लेन, पेयर्स पैचेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, लिम्फ नोड्स एंड mucosal associated lymphoid tissue, they are example of secondary lymphoid organs. अब यहां पर देखते हैं, the organs in which the lymphocytes becomes sensitive to specific antigens, and also becomes mature. They are called प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। ऐसे ऑर्गन जहाँ पर लिम्फोसाइट बनते हैं, बनने के बाद वो एंटीजेंस के लिए सेंसिटिव होते हैं और मैच्योर होते हैं, उनको अपन कहेंगे प्राइमरी लिम्फोसाइट्स। तो देखें, ऑल टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय बोन मैरो। तो इसका मतलब बोन मैरो इज प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। द बी लिम्फोसाइट्स आर बिकम्स मैच्योर इन बोन मैरो एंड टी लिम्फोसाइट्स आर becomes mature in thymus, so that thymus is also a secondary lymphoid organ. तो अब अपन यहाँ पर बात करते हैं, ए प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो यहाँ पर बात करते हैं अपन थाइमस। Thymus is an endocrine gland. Thymus is an endocrine gland located on above the heart, just below the breastbone. It is large in size at the time of birth or in children, and reduce in size by increase the age. है ना? बर्थ के समय आकार में बड़ी होती है, साइज में बड़ी होती है, लेकिन जो एज बढ़ती है उस समय इसकी साइज क्या होती चली जाती है? छोटी होती चली जाती है। और इट प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर मैच्योरेशन ऑफ टी सेल्स। टी सेल्स यहाँ पर क्या होते हैं? मैच्योर होते हैं। अब बात करते हैं अपन स्प्लेन। Spleen is a bean-shaped organ, bean-shaped structure located near the stomach. It mainly contains lymphocytes and phagocytes. इसमें वर्ड क्या है? lymphocytes and phagocytes. It filters the blood and traps pathogens
विच आर डेस्ट्रॉयड बाय लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट्स। ये ब्लड को फिल्टर करता है और फिल्टर करके पैथोजन को ट्रैप करेगा, और पैथोजन को ट्रैप करने के बाद में इन पैथोजन को कौन लिम्फोसाइट्स और फैगोसाइट्स है वो क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इट ऑल्सो स्टोर्स आरबीसी, यह आरबीसी को भी स्टोर करता है, सो दैट इट ऑल्सो नोन एज ब्लड बैंक, एंड ऑल्सो डिस्ट्रॉय द डेड आरबीसी, डेड आरबीसी को डिस्ट्रॉय भी करता है, सो दैट इट ऑल्सो कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, इसलिए इनको आरबीसी का ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। तो स्प्लीन, उसके बाद अपन बात करते हैं लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स, देखें लिम्फ नोड्स आर सॉलिड स्ट्रक्चर, lymph nodes are solid structure located at the different points along the lymphatic system. Lymphatic system. They filters lymph, traps pathogens and antigens, also produce antibodies and destroy the pathogens and antigens. MALT, mucosal associated lymphoid tissue. देखें इन आवर रेस्पिरेटरी पैसेज, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, also have lymphoid structures, है ना, mucous membranes which have lymphocytes called mucosal associated lymphoid tissue, and mucosal associated lymphoid tissue form about 50% part of total पार्ट ऑफ टोटल लिम्फोइड टिश्यू। तो यहां पर अपन ने देखा लिम्फोइड ऑर्गन्स, तो देखिए आज की क्लास में अपन ने देखा एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूं। सबसे पहले अपन ने देखा एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी मीन्स इट इज एक्टिवेटेड ड्यू टू एनी इन्फेक्शन और ड्यू टू वैक्सीनेशन, एंड पैसिव इम्यूनिटी इट इज एक्टिवेटेड ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडीज। अगर एंटीबॉडी किसी भी फॉर्म में बॉडी के अंदर एंटर हो रहे हैं तो पैसिव इम्यूनिटी है। यहाँ पर एक्टिव के अंदर अपन ने देखा नेचुरल एक्टिव एंड आर्टिफिशियल एक्टिव। अगर एक्टिव इम्यूनिटी है वो किसी इन्फेक्शन के कारण से है तो इसको अपन कहेंगे नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, और अगर वैक्सीनेशन के कारण से है तो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो पैसिव में भी नेचुरल है और आर्टिफिशियल है। अगर पैसिव इम्यूनिटी है उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो प्लेसेंटा के थ्रू बॉडी में एंटर हो रहे हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो कोलोस्ट्रम के थ्रू बॉडी में एंटर हो रहे हैं, तो ये क्या है
नेचुरल लेकिन कैसी, पैसिव इम्यूनिटी है। इसी तरह से एंटी टिटनस सीरम, एंटी डिप्थीरियल सीरम, इंजेक्शन ऑफ एंटी वेनम ड्यूरिंग द स्नेक बाइटिंग, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। लेकिन कौन सी पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो ये है। अब इसके बाद अपने देखा वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। क्या है वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन मीन्स सस्पेंशन ऑफ डेड और वीकेंड और इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस, दे आर टेकन orally और थ्रू इंजेक्शन, कॉल्ड वैक्सीनेशन। और वैक्सीनेशन किस पे डिपेंड है? ऑन द बेस्ड ऑफ our immune system, memory of immune system. The Edward Jenner is known as father of vaccination, or they are also known as father of active immunity. अब इसमें अपन देखते हैं कि वैक्सीनेशन में क्या होगा, किसी पर्सन में जो डेड या वीकेंड पैथोजन या एंटीजेनिक प्रोटीन प्रोड्यूस करवाते हैं, तो वैक्सीनेटेड पर्सन में उस स्पेसिफिक पैथोजन के लिए क्या होंगे, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज जनरेट हो जाएंगे, बहुत सारे मेमोरी सेल डेवलप हो जाएंगे। तो अगर सेकंड टाइम जो वैक्सीनेटेड पैथोजन बॉडी में एंटर होता है तो मेमोरी सेल्स को फास्टली रिकॉग्नाइज कर लेंगे और इम्यून सिस्टम उनको क्या कर लेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। उसके बाद में अपन देखा टाइप्स ऑफ वैक्सीन, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, सेकंड जनरेशन वैक्सीन, थर्ड जनरेशन वैक्सीन। अगर ट्रेडिशनल मेथड में अपन डायरेक्ट पैथोजन बॉडी में एंटर करा रहे हैं तो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, और वैक्सीन के में जो पैथोजन के द्वारा प्रोड्यूस की जाने वाली एंटीजेनिक प्रोटीन्स जिनको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा लेबोरेटरी में प्रिपेयर करके और इसका वैक्सीन दिया जाता है तो सेकंड जनरेशन वैक्सीन। और अगर एंटीजेनिक प्रोटीन प्रोड्यूस करने वाली जो जीन्स है उनको ही अगर ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाए तो वो क्या है, थर्ड जनरेशन वैक्सीन है। उसके बाद में अपन देखा लिम्फोइड ऑर्गन्स, जहाँ पर लिम्फोसाइट्स बनते हैं, बनने के साथ साथ मेच्योर होते हैं और प्रोलिफरेट होते हैं। तो इनको भी अपन ने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में केवल बोन मैरो और थाइमस, बाकी सारे ऑर्गन कौन से हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। थैंक्स।